जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम जानेंगे एक स्मृति के बारे में, मेमोरी के बारे में। हर इंसान के अंदर कुछ स्मृति होती है, कुछ मेमोरी होती है। लोग आज भी, विद्वान तथा अन्य लोग भी, काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उनके दिमाग में भी काफी भ्रम है कि जो हमारे खोपड़ी के अंदर है, इसको हम क्या नाम दें। उसे हम बुद्धि कहें, दिमाग कहें, मन कहें, स्मृति कहें या भेजा कहें। आपने ये सारे शब्द सुने होंगे। फला की बुद्धि बड़ी तेज है, फले का दिमाग बहुत तेज है, उसका मन बहुत चंचल है, उसकी स्मृति बहुत सॉफ्ट है, और आपने उसका भेजा खराब है। ऐसे पांचों विषयों के बारे में, पांचों शब्दों से आप परिचित होंगे। कि आपने कभी सोचा कि वाकई जो हमारे इस खोपड़ी, इस मस्तिष्क के अंदर है, इसे हम क्या कहेंगे? इसमें एक नाम और जोड़ सकता हूं, मस्तिष्क। ये 5 नाम के अलावा मैं छठा नाम जोड़ सकता हूं, मस्तिष्क, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। इसका वास्तविक नाम हम क्या दें? इसको हम बुद्धि कहें, दिमाग कहें, मन कहें, स्मृति कहें या ब्रेन कहें, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, या फिर भेजा कहें। क्या पांचों एक ही है या फिर पांचों अलग अलग है? एक भ्रामक स्थिति आज भी बनी हुई है कि जो हमारे मानव मस्तिष्क के खोपड़ी के अंदर एक रहस्यमयी चीज, जिसको हम बुद्धि या दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं, उसके कितने भाग हैं, उसमें क्या क्या छिपा हुआ है, कैसे कैसे उसकी गतिविधियां होती हैं, उसमें कैसे संचार होता है, उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे घटाएं, उसमें आज तक किसी मनोवैज्ञानिक ने या किसी वैज्ञानिक ने कोई नियंत्रण नहीं किया है। आपने सुना होगा कि आपके हृदय का ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी आंख और अन्य चीजें भी ट्रांसप्लांट हो सकती हैं। लेकिन आज तक किसी मनोवैज्ञानिक या किसी वैज्ञानिक ने किसी के मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है। यानी यूं कहें कि मस्तिष्क एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी बहुत नाजुक चीज है, जिसे छूने के बाद उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। आपने देखा होगा काफी एक्सीडेंटल केस में कि डॉक्टर कहते हैं कि कोमा में चले गए हैं। अब ये कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, इसके बारे में हम बहुत बता नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है। मानव मस्तिष्क को अगर हम छेड़ते हैं, अगर खोपड़ी को तोड़ के उस मस्तिष्क पे किसी चीज से छेड़ते हैं या थोड़ा बहुत आगे पीछे उसे उधेड़ बुन करते हैं, उस उधेड़ बुन के बाद क्या परिणाम आएगा, हमारा अनुमान लगाना कोई कल्पना नहीं कर सकते कि वो किस तरह का रिस्पांस करेगा। इसलिए वो ईश्वरीय संरचना है हमारी बुद्धि। इस पे हम मानव का आज तक, या मनोवैज्ञानिकों का या किसी भी साइंटिस्ट का कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है। उसके साथ छेड़छाड़ करके उसमें कुछ सुधार या बदलाव, उसके फिजिकल कंडीशन में कुछ हम चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिमाग में ढेर सारी चीजें भरी जा सकती हैं। मानव मस्तिष्क को, मानव ब्रेन को स्कैन किया जाता है। आपने सुना होगा कि कितने लोग ह्यूमन बम अपने शरीर में बम लेकर ब्लास्ट कर देते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? उनका ब्रेन वॉश होता है, उनके मस्तिष्क, उनके मेमोरी को पूरा वॉशिंग कर दिया जाता है। आपने सुना होगा मोबाइल की मेमोरी को फॉर्मेट कर देना, उनके पुराने दिमाग को पूरा फॉर्मेट कर दिया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से, और नई चीजें ठूस में भर दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि तुम गरीब हो, अपने परिवार को चला नहीं पाते हो, तुमको हम इतने पैसे देंगे, तुम ह्यूमन बम बन जाओ, अपने शरीर में बम लेकर विस्फोट कर दो, तुम्हारे परिवार को इतना पैसा दे देंगे, ये एडवांस ले लो। वो आदमी क्या सोचता है, मैं जीते थी अपने परिवार के लिए कुछ ना कर सका, मरते मरते कम से कम उनका कल्याण तो कर दूंगा। इस लोभ में वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी इंसान के दिमाग को हम मोटिवेट करके या मौखिक विधियों से, कई प्रशिक्षण और ट्रेनिंगों से हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन फिजिकल कंडीशन में उसका हम बदलाव नहीं कर सकते, उसे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसी हिस्से में एक चर्चा, विषय वस्तु है स्मृति या मेमोरी। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि मेमोरी क्या है। आपने मोबाइल की मेमोरी देखी होगी, 2 GB, 4 GB, 8 GB डबल के गुणांक में, 16 GB, 32 GB, 128 GB। आपने देखा होगा, सुना होगा, आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो क्या मानव का जो स्मृति है, मानव की जो मेमोरी है, वो कितने जीबी की हो सकती है, उसमें कितना हमने ज्ञान स्टोर कर लिया है और कितना उसमें स्पेस खाली है, ये सब जानना भी बड़ी मुश्किल की चीज है। आपको एक शानदार बात बताऊं तो मानव अपने मस्तिष्क का केवल 2% हिस्सा ही उपयोग करता है पूरे जीवन काल में। बाकी 98% भाग उसका खाली का खाली रह जाता है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद। उनके बारे में ऐसी घटनाएं या ऐसी बातें बताई जाती है कि वो अपने मस्तिष्क का लगभग 8% हिस्सा उपयोग कर पाते थे, और
उनका भी 92% हिस्सा भी ब्लैंक था उनके मरते मरते तक। आप सोच के देखिए, हम मानव केवल 2% हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं। बहुत उत्कृष्ट लोग या बड़े होशियार लोग, बड़े जो अमूर्त चिंतन वाले लोग होते हैं, वो अपनी बुद्धि को 3%, 4% या 5% तक उपयोग करके ढेर सारे खोज और आविष्कार कर देते हैं। लेकिन हम सामान्य लोग केवल 2% ही बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं, बाकी 98% ब्लैंक है। सोच के देखिए, हम उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बुद्धि खर्च हो जाएगी। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि धन दौलत रुपए पैसे खजाना अगर खर्च करोगे तो खर्च होगा, लेकिन बुद्धि को खर्च करोगे, दिमाग को खर्च करोगे तो वो बढ़ता है। यही दुनिया की मात्र एक ऐसी विषय है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा घटना है जिसको आप खर्च करने से बढ़ता है। बाकी दुनिया की सभी चीजें खर्च करने से घटती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि खर्च करने से हमेशा की तरह आगे बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, बुद्धि को खर्च करिए, लगाइए बुद्धि को, उस कैलकुलेशन को बार बार सोचिए, देखिए वो चीज आपको आ जाएगी। आप किसी सवाल पे अटक गए हैं, उस सवाल पर बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, काफी जोर देते हैं, 1-2 घंटे बाद उस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। आखिर क्या हुआ? आपने बुद्धि को 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे खर्च किया और आपने उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया, आपकी बुद्धि का विकास और बढ़ गया। यानी बुद्धि जितना आप खर्च करोगे उतना ही बढ़ने वाला है। तो आइए बात करते हैं स्मृति के बारे में, इसके अर्थ परिभाषाओं के बारे में कि स्मृति क्या है। तो स्मृति एक जटिल शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। जो स्मृति है वो एक जटिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। जब हम किसी वस्तु या किसी विषय वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं या सूंघते हैं या महसूस करते हैं, तब जो हमारे जो ज्ञान वाहक तंतु होते हैं उस अनुभव को हमारे ज्ञान केंद्र पर पहुंचा देते हैं। हम किसी चीज को छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस समय जो ज्ञान वाहक तंतु हैं जो हमारे छूने को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, वो हमारे ज्ञान वाहक तंतु हमारे अनुभव को जो हम महसूस कर रहे हैं उसको ज्ञान केंद्र पर पहुंचाते हैं और ज्ञान केंद्र पर उस अनुभव का एक प्रतिमा बन जाती है। जब कोई विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं तो जो हमारे मानसिक जो तंत्रिकाएं हैं वो हमको ज्ञान वाहक जो तंतु हैं वो हमको उसको लेके ज्ञान केंद्र में पहुंचाता है, दिमाग में घुसाता है और ज्ञान केंद्र में उस विषय वस्तु का एक छाप, एक प्रतिमा बन जाती है जिसको हम छाप कहते हैं। और इस छाप को हम अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर, कई बार इस चीज को हम भूल जाते हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं और वो जब पुनः स्मृति पटल पर याद आ जाता है, इस पूरे प्रक्रिया को हम स्मृति कहते हैं। एक कठिन और जटिल शब्दों में मैंने इसके बारे में बताया। अगर आसान भाषा में कहूं तो जब हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं या एक गर्म लोहे को छूते हैं तो छूते ही जो हमारे ज्ञान वाहक तंतु है वो हमारे ज्ञान केंद्र तक एक सूचना पहुंचाते हैं, एक अनुभव देते हैं कि ये छू रहे हैं गर्म लोहा, ये गर्म है। तो जो ज्ञान वाहक तंतु क्या है, वो तुरंत हाथ से जो छूने के बाद जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को हमारे ज्ञान वाहक तंतु क्या करते हैं, ज्ञान केंद्र पर पहुंचाते हैं, दिमाग पर जोर देते हैं और हाथ हम तुरंत हटा लेते हैं, उस ज्ञान केंद्र पर पहुंचाते हैं और ज्ञान केंद्र में उस चीज को, उस घटना को सुरक्षित कर लेते हैं कि गर्म चीज को छूने से हम जल सकते हैं, नुकसान हो सकता है। अगली बार जब भी हम गर्म चीज देखते हैं उस बात को, उस घटना को याद करते हैं और अगली बार गर्म चीज को हम नहीं छूते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप एक बार फिर से दोहराएं कि अगर कोई छोटा बच्चा के सामने अगर दीपक रखते हैं, मोमबत्ती रखते हैं तो बार बार वो दीपक को छूने का प्रयास करता है, लेकिन जब बच्चा एक बार दीपक को छू लेता है और जल जाता है तो दूसरी बार दीपक देखते ही वो दूरी बना लेता है, इससे हम जल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, पहली बार उसने अपने अनुभव तंतुओं के माध्यम से, ज्ञान वाहक तंतुओं के माध्यम से एक प्रतिमा बना ली कि जलती हुई चीज, गर्म जो जल रही है, दिख रही है, उससे हमको नुकसान हो सकता है। और जब भी ऐसी कोई चीज देखता है तो उसको याद हो जाता है, रिकॉल हो जाता है और उस चीज से वो बच जाता है। अगर इसको पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो जब हम किसी विषय वस्तु को याद करते हैं और याद करके हम उसको भूल जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस भूली हुई चीज को पुनः याद करके, पुनः स्मरण करके बता देना ही स्मृति कहलाता है। हम अक्सर देखते हैं, कहते हैं कि फलां की स्मृति बड़ी स्ट्रांग है, इसकी मेमोरी बड़ी शार्प है, एक बार जो पढ़ लेता है उसको याद रखता है। आखिर मेमोरी करता क्या है? मेमोरी हमारा रिकॉल करने का काम करता है। हम ढेर सारी चीजें सुबह से शाम तक देखते हैं और उसको देखकर अपने मेमोरी में सेव कर लेते हैं, लेकिन अगर सुबह कोई पूछता है, अगले दिन कोई पूछता है कि फला चीज कैसे हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं और याद करके बता देते हैं। अगर उसको कंप्यूटर की भाषा में बताऊं तो हम कोई गाना जब अपने मेमोरी कार्ड में सेव करते हैं तो वो सुरक्षित हो जाता है और जब भी उस गाने को ढूंढना होता है उसका हम कीवर्ड टाइप करते हैं, सर्च करते हैं और सर्च करते हुए गाना बाहर आता है और हम सुनने लगते हैं। ठीक वही प्रक्रिया मानव मेमोरी में होती है।
हम जब किसी विषय वस्तु को देखते हैं, वो काम की चीज होती है, उसको अपने दिमाग में एक प्रतिमा, एक छाप के माध्यम से हम सेव करते हैं। हर व्यक्ति की कोडिंग अलग अलग होती है। अगर आपको कहें घर, घर सुनते ही आपके दिमाग में क्या कोडिंग आ रही है? कई लोगों को अपने घर जैसे पिक्चर दिख रहा होगा, कई लोगों को घर का नाम सुनते ही बहुत बड़ी हवेली दिख रही होगी। अगर मैं कहूँ पुराना खंडहर, तो जो जिस तरह का खंडहर देखा होगा टीवी में या सामने, उस तरह के खंडहर की प्रतिमा उसके दिमाग में बन जाती है। तो उस विषय वस्तु की प्रतिमा आपके दिमाग में छप जाती है और दोबारा उस शब्द का उच्चारण करने पर वो पुनः आपके मन से स्मृत होकर बाहर आती है। इस प्रक्रिया को हम स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। जो व्यक्ति जितना जल्दी रिकॉल करके उस चीज को याद करता है, उसकी मेमोरी उतनी ही तेज कही जाती है। अक्सर हम परीक्षा भवन में बैठे होते हैं एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम देते देते हम लिखते रहते हैं और आगे के शब्द आते रहते हैं, यानी हमारी मेमोरी अच्छी है। कई लोग सोचते हैं इसको पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा परीक्षा देते समय आंसर खो जाता है, इसके बारे में क्या था, मन में घूमता है और घूम कर जैसे सामने आता है। उसको मैं पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि स्मृति क्या है। काफी बातचीत हो गई हमारी। हम सिगमंड फ्राइड ने जो मन के भाग किए थे, सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने मन के 3 भागों में बांटा था मन को। उन्होंने कहा कि एक बीकर ले ले और बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा डाल दे। बर्फ का टुकड़ा जब डालते हैं तो बर्फ का कुछ हिस्सा ऊपर तैरता है, जैसा मैंने चित्र में बनाने की कोशिश की है। जो लाल रंग का हिस्सा है ये बर्फ का टुकड़ा, तैरता हुआ टुकड़ा है, बाकी सब पानी में डूबा हुआ है। उन्होंने कुछ इस प्रकार मन की संरचना के 3 भाग किए। उन्होंने कहा कि जो दिख रहा हिस्सा है उसको हम चेतन मन कहते हैं। मतलब मन को 3 भागों में बांटा, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब होता क्या है हमारी मेमोरी में? हमारी मेमोरी में 3 प्रोसेस है। ये 3 लेयर होते हैं मेमोरी के। पहले लेयर को कहा चेतन यानी कॉन्शियस, दूसरे को अर्धचेतन यानी हाफ कॉन्शियस, और तीसरे को अचेतन यानी अनकॉन्शियस। अब उन्होंने कहा कि जब हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, वो हमारे चेतन मन में प्रवेश करता है। जब भी हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ जानते हैं, वो चेतन मन में प्रवेश करता है। अब अगली बात को फिर देखना है, अगली विषय वस्तु को फिर जानना है। वो क्या करते हैं? चेतन मन से वो अर्धचेतन के रास्ते होते हुए और चेतन मन में आके सुरक्षित हो जाता है। हमको शिक्षक ने गणित में जोड़ पढ़ाया, हमने जोड़ पढ़ते हुए चेतन मन से देखा, ऊपरी भाग से, मस्तिष्क से हम देख रहे हैं बाहरी भाग से, और वो धीरे धीरे वो सवाल हमारे अर्धचेतन के रास्ते होते हुए अचेतन में जाकर नीचे तली में बैठ जाता है। और वैसे ही गणित का कोई क्वेश्चन भविष्य में 1 साल बाद, 6 महीने बाद किसी ने हमसे पूछा, तो हम क्या करते हैं? उस अचेतन मन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस याद आ ही रहा है, बिल्कुल जुबान पे दिमाग में घूम रहा है, तो आने वाला है, ऐसा कोशिश करते हैं, बस यार घूम रहा है, बस आने वाला है। ऐसा लगता है कि आ रहा है पर आता नहीं है। उस समय क्या होता है? वो विचार आपका अर्धचेतन मन में घूम रहा होता है, और जैसे ही अर्धचेतन से चेतन में आता है, अचानक से टप से आप बोल देते हैं, अरे हाँ ये नाम है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपने पढ़ा होगा तो चेतन मन से होते हुए और चेतन के रास्ते अचेतन में आ जाता है। लेकिन जब याद कर रहे हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो आप दिमाग पर जोर देते हैं, अपनी मेमोरी के जो 3 लेयर है, सबसे आखिरी लेयर से पूछते हैं, अरे कौन सा? मैं पढ़ा हूं। तो वो क्या करता है? ये ढूंढता है, सर्च करता है, और सर्च करके अर्धचेतन में जाता है। और आप सोचते हो ये क्या नाम था, क्या नाम, जवाहर क्या नाम, ऐसे बार बार सोचते हैं कौन थे, फिर अचानक से आता है फला, जवाहरलाल नेहरू। अब आप जैसे ही बोलते हैं तो सूचना यहां से घूम के सीधे ऊपर चली जाती है। यानी जो मेमोरी है वो 3 लेयर में है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं, वो सारी जानकारी चेतन में आती है, चेतन से घुसती है, अर्धचेतन में नहीं जाती, सीधे चेतन से घुसती है, यहीं से एंट्री करती है, और एंट्री करते हुए अर्धचेतन के रास्ते में जाके अचेतन में बैठ जाती है। वो कई चीजें अर्धचेतन में अटक जाती है। कई ऐसी विषय वस्तु होगी, ऐसी बातें होगी जो आपको पल पल याद आती है, हमेशा याद आती है, तो वो चेतन में है, हमेशा जो ध्यान में, हमेशा दिमाग में है, वो चेतन में है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कुछ देर बाद झक याद आती है। अगर कोई बहुत प्रिय आपका साथ छोड़ के चला गया हो, आप उसकी मौत हो गई हो, और आप उसे इतना प्रेम करते थे, वो आपके अर्धचेतन में आके बस गया है, आके अटक गया है, तो हर कुछ समय बाद उसकी याद आती है, हर कुछ देर बाद उसकी याद आती है। वो व्यक्ति क्या है? आपके अर्धचेतन में बैठा हुआ है, कुंडी मार के।
और हर समय उसकी याद चेतन में आती रहती है। लेकिन ऐसे कोई सामान्य बातें जिसको आपको आवश्यकता नहीं है, वो सारी बातें अचेतन मन में आके या इकट्ठा हो जाती है, बैठ जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर हम रिकॉल करते हैं तो ये अर्धचेतन के रास्ते चेतन में आती है। इसी प्रक्रिया को हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी को सिगमंड फ्रायड ने 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। अब चलते हैं कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं कि मेमोरी कहते किसे हैं। तो हम कभी चर्चा कर रहे थे कि किसी अनुभव को हम देखते हैं तो हमारे ज्ञान वाहक तंतु उसे ज्ञान केंद्र तक पहुंचाते हैं, जिसमें उसकी प्रतिमा या छाप बन जाती है, और ये छाप अचेतन मन से में जाके बैठ जाती है। और अचेतन मन से जब पुनः हम याद करके इसको हम बता देते हैं और चेतन मन में ला देते हैं, इसी याद करने की प्रक्रिया को हम स्मृति कहते हैं। जिसकी स्मृति इतनी तेज होती है उसकी उपलब्धि भी तेज मानी जाती है। कुछ परिभाषाएं वुडवर्थ महोदय का कहना है कि जो बात पहले से सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। जो बात हम सीख चुकी है, जो कला हम जान चुके हैं, उसको याद रखना और समय पे उसको बाहर निकालना ही स्मृति कहलाती है। रायबर्ग ने कहा है कि अपने अनुभव को संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर पुनः वापस लाने की शक्ति स्मृति कहलाती है। बिल्कुल सही बात। हम अपने ज्ञान या अपने अनुभव को संचित रखते अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। जितना कुछ भी हम बचपन से सीख रहे हैं, सभी घटनाओं को, सभी शिक्षा को, सभी रिश्तेदारों को दिमाग में अच्छे से याद कर लिए हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर पुनः वापस लाने की शक्ति को हम स्मृति कहते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ता है तो हम उसको ढूंढ के दिमाग से वापस लाते हैं। इसी प्रोसेस को हम मेमोरी कहते हैं। अब शायद समझ पा रहे होंगे हमारी मेमोरी कितने जीबी की है, आप कल्पना नहीं करेंगे। हमारी मेमोरी सैकड़ों टेराबाइट की है, टीबी की है। आप जीबी के चक्कर बना पर टीबी की है। आप सोचिए, बचपन से जब से आपने पैदा हुआ तब से लेकर के और मृत्यु तक 60-70 साल तक की उम्र की रिकॉर्डिंग, छोटी छोटी बचपन की यादें, वो सब हमारे दिमाग में रिकॉर्ड है। सोचिए कितना बड़ा मेमोरी, कितना बड़ा। इस इंसान की मेमोरी भगवान ने कितनी बड़ी बना रखी है। ये मेमोरी कभी कभी हैंग भी होती है। आपने देखा होगा आदमी के दिमाग पर जब ज्यादा लोड पड़ता है, ज्यादा वो चिंतन करता है, तो उसकी मेमोरी हिल सी जाती है और अलग तरह का दुर्व्यवहार करने लगता है। खैर दूसरा मुद्दा इसमें बाद में चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं स्मृति के प्रकार। जो हमारी मेमोरी होते हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले को हम कहते हैं संवेदी स्मृति, उसके बाद लघु स्मृति और तीसरी दीर्घ अवधि स्मृति। अब हम बात करते हैं संवेदी स्मृति, जो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि 0 से लेकर 10 सेकेंड तक ऐसी बातें जो हमें कुछ पल के लिए याद होती है, इसको हम संवेदी स्मृति का नाम दे सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, आपने किसी से बात करते सुना, फला के मोबाइल नंबर 9669344871। हो सकता है कुछ देर के लिए आपको आखिरी में 871 याद हो, लेकिन कुछ देर बाद वो 10 सेकंड बाद भूल जाता है। अरे क्या था यार, भूल गया। ऐसी छोटी छोटी बातें जिसको हम संवेदी स्मृति कहते हैं, सेंसरी मेमोरी कहते हैं। जैसे रास्ते चलते हुए गाड़ी का नंबर प्लेट, किसी चलते हुए व्यक्ति के पहने हुए कपड़ों का रंग। अभी आपने चलते हुए गाड़ी से देखा वो नीले रंग के कपड़े में बड़ा फोक रहा है, बड़ा सूट कर रहा है उसके ऊपर, और कुछ देर बाद भूल जाते हैं वो कैसा कपड़ा पहना था, याद नहीं। वो फला गाड़ी जा रही, उसका नंबर 11111, कुछ देर बाद भूल जाते हैं। तो जो चीज जो सामने आंखों से आती है हम तुरंत भूल जाते हैं, उसको भविष्य में याद भी नहीं करते, क्योंकि जो हमारे काम की चीज होती है उसको हम चेतन मन से एंट्री मारते हैं और चेतन और अचेतन में बसा लेते हैं। लेकिन जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको हम देखते हैं और 10 सेकंड में भूल जाते हैं। आप सुबह से शाम तक 12 घंटों में काफी घटनाओं को देखते हैं। क्या सभी घटनाओं को, पल पल की घटनाओं को आप याद कर पाते हैं, रिकॉर्ड कर पाते हैं? तो यही अंतर है मानव मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी में। मानव का जो मेमोरी है वो मुख्य बातों को, मुख्य चीजों को ही याद रखता है, जो काम की चीज हो। लेकिन जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसका रिकॉर्डिंग आप शुरू कर दें सीसीटीवी कैमरे में, तो सुबह से शाम तक 12 घंटा वो हर चीज को रखेगा। दोनों में काफी विभेद है, काफी ऊंच नीच है, दोनों की अलग अलग उपयोगिता है। मानव मेमोरी कई चीजों को भूल जाती है, कई चीजों को मिस कर देती है, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी वो 24 घंटे की पूरी नजर बना कर रखे हुआ है। जो आ रहा है, जो जा रहा है, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन मानव मेमोरी क्या करती है, जो मुख्य बातें हैं, जो उनकी उपयोगी बातें हैं, उनको अपने चेतन के बन रास्ते वो अर्धचेतन और अचेतन में बसाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर याद करके निकाल लेते हैं। अब देखते हैं लघु अवधि स्मृति क्या होती है। आपने सुना होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपने गजनी मूवी देखी होगी जिसमें जो उसका एक्टर है गजनी का, आमिर खान की मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो किसी बात को सुनने से 15 मिनट तक याद रखते हैं। ऐसी बातें या ऐसी मेमोरियल चीज जो हमको कुछ समय के लिए याद होती है फिर भूल जाती है, कुछ समय हम चर्चा करते हैं फिर भूल जाते हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अक्सर ऐसी स्थिति में जिसकी मेमोरी लघु अवधि स्मृति होती है
शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो आदमी 0 से 15 मिनट में जो भी कार्य जो भी गतिविधि करता है उसको भूल जाता है। आपने गजनी मूवी देखी होगी, उसमें सारे विषय वस्तु को लिख के रखते हैं, अपने आई कार्ड को लिख के रखते हैं कि अगर भूल गए तो अगली बार क्या करेंगे। और तीसरा है दीर्घ अवधि स्मृति। इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है, आप अपने मेमोरी को कभी भी रिकॉल कर सकते हैं। सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनमें दीर्घ अवधि स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी के गुण अधिक पाए जाते हैं। कुछ कुछ चीजों में शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जैसे जाती हुई गाड़ी का रंग, जाती हुई गाड़ी का डिजाइन, किसी व्यक्ति के कपड़े का रंग, कुछ समय देखते हैं फिर भूल जाते हैं। लघु अवधि स्मृति, कुछ देर तक चर्चा करते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों में दीर्घ अवधि स्मृति होती है। ये बहुत बेहतर चीज है, इसका होना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं स्मृति की प्रक्रिया, हम किसी विषय वस्तु को कैसे याद करते हैं या मेमोरी में कैसे आती है। यहाँ तो हमने बताया सिग्मंड फ्राइड के आधार पर कि कोई विषय वस्तु को हम देखते या सीखते हैं तो चेतन मन के रास्ते वो अर्धचेतन को होते हुए अचेतन में यानी अनकॉन्शियस में जाकर वो बैठ जाती है। और जब मानव को आवश्यकता पड़ता है वो चेतन मन से पूछता है, बता भाई इसका उत्तर बता। वो क्या करता है, चेतन अर्धचेतन को लगाता है, खोजो, और अर्धचेतन अचेतन में से ढूंढ के ऊपर लाता है और कुछ देर तक दिमाग में घूमता है, बस ये ऐसे, और जैसे ही इसको रिपोर्ट करता है आता है, मतलब आपके मेमोरी में आ गया। मतलब मेमोरी के 3 लेयर, कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सारी विषय वस्तु बड़ी मेमोरी जो है वो अचेतन है, अनकॉन्शियस है, वो आपके अचेतन मन में छिपी रहती है। आवश्यकता पड़ने पर उसको चेतन याद करके बाहर निकालता है। अंदर लेना और बाहर निकालना चेतन का काम है। जो हमारा कॉन्शियस है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, वही हमको हर चीज को अंदर लेता है, ज्ञान को, और फिर ज्ञान को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये सब स्टोरेज से काम करते हैं। इसका काम लेन देन करने का है, बाकी सब स्टोरेज से काम करते हैं। अब देखते हैं स्मृति की प्रक्रिया। हम किसी विषय वस्तु को, किसी अधिगम को या किसी कार्य को सीखते हैं, अनुभव करते हैं। उसको अनुभव करने के बाद अगर आवश्यकता की चीज है, हमारे काम की चीज है, तो हम उसको धारण करते हैं, अपने अंदर याद करने की कोशिश करते हैं, उसको कोडिंग में बैठाते हैं। अगर आपने मैथ के फार्मूले देखे होंगे या क्लास में कोई भी बात बताई जाती है, अपने कोडिंग के साथ उनको हम सेव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, जब कोई चीज सीखते हैं उस सीखने को हम धारण करते हैं, अपने मन में सेव करते हैं, उसको फिट करते हैं, डेटा बैठाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसको पूरा याद करने की कोशिश करते हैं। और वो याद आ गया, पहचान हो गई उसकी, तो ये मेमोरी हमारा ठीक है। ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है मेमोरी की। जब भी हम कुछ सीखते हैं, किसी 4 प्रोसेस में सीखते हैं। किसी चीज को सीखते हैं, अधिगम करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको अपने कोडिंग में हम सेव करते हैं, धारण करते हैं। और धारण करने के बाद जब आवश्यकता पड़ता है तो रिकॉल करते हैं, पूरा स्मरण करते हैं। और पूरा स्मरण करने के बाद अगर वही चीज बाहर निकल के आती है तो कहलाती है मेमोरी। ये है आपका मेमोरी की प्रक्रिया। और आपने समझ लिया होगा कि मन के भाग को सिग्मंड फ्राइड ने किस प्रकार समझाया। कोई भी विषय वस्तु चेतन के रास्ते अंदर घुसती है और अर्धचेतन से होते हुए अचेतन में आकर बैठ जाती है। आवश्यकता पड़ने पर हम रिकॉल करते हैं, और रिकॉलिंग में अचेतन से अर्धचेतन और चेतन से चेतन के रास्ते बाहर निकलती है। पूरा स्मरण करने पर पहचान होती है। इसको हम बोलते हैं स्मृति। जिसका प्रोसेसर जितना तेज होगा उसकी स्मृति उतनी ज्यादा होगी। आपने देखा होगा फोन अगर कम प्रोसेसर का होगा तो हैंग करने लगता है, कुछ ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, टाइम लेता है। और अगर आपका प्रोसेसर मजबूत है, उसका अधिक कैपेसिटी है, तो तुरंत सर्च करते हैं, तुरंत आता है। आपने गूगल पे स्पीड देखा होगा, आप 1 GB का मोबाइल लीजिए और 8 GB का मोबाइल लीजिए, दोनों की स्पीड में अंतर आएगा। जिसका मेमोरी, जिसका कैपेसिटर जितना बेहतर होगा उसकी मेमोरी उतनी बेहतर होगी। तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, आपके अंदर ढेर सारी योग्यता और विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं इसके बाद में। आइए अब जानते हैं अधिगम को स्मृति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, जो हमारी मेमोरी है वो किन किन बातों से इफेक्ट होती है, किन किन बातों से प्रभावित होती है। तो पहली बात है शारीरिक दशा। अगर हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो हम किसी विषय वस्तु को अच्छे से याद नहीं कर पाते, अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते, और हमारी मेमोरी कमजोर होती है। हम किसी विषय वस्तु को याद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्मृति है वो हमारे पेट दर्द पर आकर रुक गया। हमारा दिमाग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पेट दर्द या कोई कहीं भी दर्द, कहीं चोट हो, कोई शारीरिक दशा खराब हो, इस पे आके फोकस रुक जाता है। इसलिए हम उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाते और हमारी स्मृति प्रभावित होती है। अब बात करें अधिगम की मात्रा। हम जब किसी विषय वस्तु को सिखा रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, या यूं कहें हम सीखते हैं, और जब सिखाने का जो समय है या जो मैटर है वो बहुत ढेर सारा चीज हम एक ही दिन में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों क्या कर रहे हैं,
एक ही दिन में ढेर सारा मटेरियल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती उसके ज्ञान में ठूस रहे हैं, तब हमारा मेमोरी काम नहीं करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, हम बहुत समय से लगातार काम करते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं, जब पीछे दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके बाद हमारा दिमाग थोड़ा कम काम करता है, हम भूलने लगते हैं, हम इधर यानी गलतियां अधिक करने लगते हैं। तो मान लेना चाहिए कि हमारे मेमोरी को आराम की जरूरत है, क्योंकि किसी भी कार्य को उतना ही करें जितना आपका दिमाग कहता है। दिमाग को हर समय कुछ समय के बाद आराम चाहिए, एक ब्रेक होना चाहिए था, एक अंतराल होना चाहिए, एक रेस्ट होना चाहिए। अगर आप रेस्ट ले लेकर काम करते हैं तो आपके दिमाग अच्छा काम करता है। बहुतों का दिमाग खोपड़ी बिल्कुल गर्म हो जाता है, वो ऑफिस में एसी में काम करते करते उनका दिमाग बिल्कुल गर्म होता है, दुखने लगता है। कुछ लोग ऐसी शिकायतें करते हैं। इसलिए अधिगम की मात्रा या सीखने की मात्रा उतनी रखिए, उतना ही काम करिए, उतना ही सीखिए जितना आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है। बालक कोई संदूक की पेटी नहीं है, बालक कोई लकड़ी की संदूक नहीं है, कोई लोहे का पेटी नहीं है जिसमें ज्ञान को सामान के साथ ठूस ठूस के भरा जाए। बालक जितना एक्सेप्ट कर रहा है, उसके ज्ञान में इतना आ रहा है, जितना वो रिसीव कर रहा है, उतना ही दिमाग में भरिए। अगर अधिक भरेंगे, अधिगम की मात्रा अधिक होगी, तो वो ऊपर से ऊपर निकल जाएगा, वो मेमोरी में नहीं आएगी और मेमोरी हमारी प्रभावित होगी। अगर है सामग्री की सार्थकता, जब कोई विषय वस्तु हम देखते हैं, कोई हमको सिखा रहा होता है, अगर वो चीज हमारे काम की चीज होती है, हमारे लिए उपयोगी होती है, तो हम उसको मेमोरी में सेव करते हैं कोडिंग के माध्यम से, कुछ भी चिन्ह छाप के माध्यम से कोड करते हैं। लेकिन अगर वो हमारे लिए सार्थक नहीं है तो हम केवल सुनते हैं और एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देते हैं और हमारे किसी काम के लिए तो हम सीखते ही नहीं है। अगर मटेरियल हमारे काम का ना हो, जो सामग्री है वो हमारे किसी सार्थक ना हो, किसी काम का ना हो, तो हम उसको मेमोरी में लेते नहीं है और उसका मेमोरी में फर्क पड़ता है। अभ्यास, हम किसी काम को अगर बार बार करते हैं तो उस अभ्यास से हमारी मेमोरी अच्छी हो जाती है, और अगर अभ्यास ना करें तो हमारी मेमोरी कमजोर हो जाती है। आप किसी चीज को सीखे हुए हैं, बहुत अच्छा आप डांसर हैं या बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप उस अभ्यास को दैनिक रूप में कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, वो चीज आपकी हैबिट बन जाएगी और आप जब भी याद करेंगे डांस का स्टेप, चाहे वो मोटिवेशनल लाइन, तो आपको तुरंत याद आएगी, मेमोरी अच्छी रहेगी। लेकिन आप अभ्यास छोड़ देते हैं तो हर चीज धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है, मेमोरी कमजोर होने लगती है। समय अवधि, आपको बहुत देर तक से पढ़ाया जाए, देर तक सिखाया जाए या समय अवधि को बहुत बढ़ा दिया जाए तो भी आपकी मेमोरी प्रभावित होती है। कुछ देर पहले मैंने उदाहरण दिया था कि दिमाग के पीछे या सर के पीछे दुखने लगता है, दर्द सा होने लगता है, इसलिए उसी समय अवधि तक सीखे जब तक हमारा दिमाग काम करे या अच्छे से रिसीव कर पाए। बहुत देर तक समय अवधि लेने से हमारा दिमाग बिल्कुल प्रभावित होने लगता है, हमारी मेमोरी बिल्कुल घबराने लगता है और कई चीजें गलतियां होने शुरू हो जाती है। अभिप्रेरणा, अगर आपको समय समय पर मोटिवेशन ना मिले सीखने के लिए और अपने दिमाग का यूज करने के लिए, तो भी हमारी मेमोरी कमजोर हो जाती है। हम किसी विषय वस्तु को सीख रहे हैं लेकिन उसके बदले हमको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, हमको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। इसलिए अभिप्रेरणा भी हमारे मेमोरी को बहुत प्रभावित करती है। आप देखें जब टीचर वेरी गुड बहुत अच्छा क्यों बोलते हैं, ताकि उस मोटिवेशन से बालक की मेमोरी और साफ हो और पढ़ने में मन लगाए और उस चीज को अच्छे से रिकॉल कर पाए। वेरी गुड बेटा, याद करो, फिर सोच के बताओ, बहुत अच्छे, शाबाश। बच्चा क्या करता है, उस मोटिवेशन के बाद उस चीज को याद करने की कोशिश करता है। अधिगम की विधियां, अगर सिखाने की विधि अच्छी हो तो मेमोरी में लाइन टू लाइन घुसते जाती है। अगर बच्चे को सिखाना हो तो उसके मानसिक स्तर के अनुरूप बात करिए, उसको वैसे उदाहरण दीजिए जिसपे वो अमल कर पाए, ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करिए जिससे उसके लिए सीखना आसान हो। इसलिए सिखाते समय बच्चों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप, उनके ज्ञान के अनुरूप पढ़ाइए, उनके ज्ञान के अनुरूप बताइए, ताकि बच्चा उस चीज को बड़े आसानी तरीके से लेते रहे। आपकी जो विधियां हैं वो बहुत सरल होनी चाहिए जिससे बच्चा आसानी से सीख सके और आवश्यकता पड़ने को उसे रिकॉल करके याद कर सके और अपनी मेमोरी को बेहतर बना सके। एक मुद्दा है तनाव। आप जब बहुत तनाव लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं या बहुत चिंता या स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपकी मेमोरी प्रभावित होती है। आपने देखा हुआ आदमी तनाव में आके कैसे बाल नोचता है, कैसे गुस्सा करता है और उस गुस्से की स्थिति में उसकी मेमोरी बिल्कुल इफेक्टेड हो जाती है। तो अब हम चर्चा करें आखिरी मिनटों में कि बुद्धि को बढ़ाए कैसे। तो ध्यान रखना दोस्त, बादाम खाने से अगर बुद्धि आती ना तो दुबई के सारे ऊँट बुद्धिमान होते हैं, वहां बादाम खाते हैं, फ्री मिलता है, वो लोग खिलाते हैं ऊँटों को बादाम। इसलिए बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से बुद्धि आती है, अनुभव से बुद्धि आती है, सीखने से बुद्धि आती है। इसलिए मेमोरी तेज करने का कोई दवाई नहीं होता है, कोई डोज नहीं होता है। आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाइए,
जितना आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, जितनी एकाग्रता अच्छी होगी, उतनी ही मेमोरी साफ होगी। आप किसी विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक सीखिए, बहुत अच्छे से, बिल्कुल दिमाग लगा के, दिमाग के ढक्कन को खोल के। कई बार होता है बच्चा शारीरिक रूप से क्लास में है पर मानसिक रूप से दिमाग कहीं और लग रहा है, तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से मौजूद होकर किसी विषय वस्तु को सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपकी मेमोरी बहुत तगड़ी हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबाएं। धन्यवाद।